हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ब्राउज़र। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हीट एंड ट्रायल मेथड और हम लोग 5 क्वेश्चंस किए थे हीट एंड ट्रायल मेथड का। ये है 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से करते हैं आज की शुरुआत। और सबसे पहले हमने सीखा था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सबसे पहले एटम्स की तुलना करेंगे। और यहाँ मैग्नीशियम रिएक्टेंट में है 1 और प्रोडक्ट में भी कितना है? 1 है। रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी देखिए यहाँ पे 1 ही है। फिर ऑक्सीजन एटम इधर 2 है, रिएक्टेंट के अंदर 2 और इधर है 1। हाइड्रोजन एटम इधर है 1 और इधर है 2। कैल्शियम एटम इधर है 1 और इधर है 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 4 है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बैलेंस मेटल्स का। तो मेटल्स आपके ये हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स बैलेंस है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करते हैं, तो मेटल्स यहाँ बैलेंस है। उसके बाद बच गया क्लोरीन। तो क्लोरीन इधर 4 है, इधर 4 करने के लिए अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हो गया 2। तो इधर 4 करने के लिए आपको 2 से करना पड़ेगा गुना। क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना। तो इधर आप 2 से कर देंगे क्या? गुना। तो आपका हो जाएगा 4 हाइड्रोजन इधर भी। और इधर कितना हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं, आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम ये वाला सीख रहे थे कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में बदलो और रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। और ये हमने पहला सीख लिया था। और आपका जो ये होमवर्क था ये था कि फास्फोरस में वायु को जलाने पर, सॉरी, फास्फोरस वायु में जलकर, उल्टा बोल गए हम। फास्फोरस होता है P4, ऑक्सीजन होता है O2। वायु में जलाने पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 बनता है। ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर 4 है, उधर 2 है। तो इधर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फास्फोरस बैलेंस हो गया। और इधर 5 दूना का 10 ऑक्सीजन हो गया। इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो आप पहले नोट कर लें, ये वाला प्रश्न को नोट करें, ये वाला प्रश्न नोट कर लें। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और करेंगे आगे के प्रश्न को। क्या नोट हो गया? इस वाले को भी आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी और भी आसान तरीके से या और स्टेप बाय स्टेप करके भी आप बना सकते हैं इसको। सबसे पहले हमने फास्फोरस को बैलेंस किया। तो फास्फोरस के लिए यहाँ पे हमने लिखा P4 + O2 2P2O5। हमने फास्फोरस को बैलेंस किया तो फास्फोरस को लिख लिए। अब जैसे ही इधर 2 से मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन 10 हो गया, तो इधर अब 10 लिखना है। तो 10 लिखने के लिए अगले में लिख देंगे P4 + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5O2 2P2O5। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रश्न को भी नोट करेंगे और इस प्रश्न में पढ़ते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 वायु में जलकर O2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 देता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 देता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे। मेटल तो है नहीं। मेटल के बाद हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो कार्बन तो बैलेंस है। सल्फर इधर है 2, उधर है 1। तो इधर सल्फर को हम कर दें बैलेंस। तो सल्फर बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में हमको 2 से करना पड़ेगा गुना। आप वो टेबल भी ऐसे भी बना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत अब सीख चुके हैं, नहीं बहुत सीख चुके हैं, इसलिए अब डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
CO2 और सल्फर में 2 इधर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2SO2। तो जैसे ही हमने बैलेंस किया सल्फर को तो ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया, तो इधर भी 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे और अगले स्टेप पे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा CS2 प्लस उधर कितना है 4 और 2 6 तो 3O2 CO2 प्लस 2SO2। कार्बन 1 1, सल्फर 2 सल्फर 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर। तो आप नोट कर लें इसको, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपके सारे होमवर्क को करेंगे हम क्लियर। तीन नंबर प्रश्न हो गया क्लियर। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, अल्युमिनियम धातु को फेरिक ऑक्साइड से, अल्युमिनियम को फेरिक ऑक्साइड से Fe2O3 से रिएक्शन करवाने पे ये क्या करता है, आयरन को विस्थापित कर देता है अल्युमिनियम, यानी अल्युमिनियम बन जाता है अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और आयरन को भगा देता है यानी रिप्लेस कर देता है। ये आपका रिएक्शन हो गया। अब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले धातु यानी कि अल्युमिनियम और आयरन को बैलेंस करेंगे। तो इधर अल्युमिनियम है 1, इधर है 2, तो अल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ये इक्वेशन आपका Al2O3 प्लस Fe। तो अल्युमिनियम आपका बैलेंस। अब आयरन बैलेंस करना है तो यही इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपका इधर 2 आयरन है तो इधर 2 आयरन का लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयरन भी बैलेंस। अब बच गया आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है, तो आपका ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। बढ़े प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या था, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। दूसरा इंक ले लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं पेन को चेंज। तो BaCl2 जिंक सल्फेट ZnSO4। अब क्रिया करके जिंक क्लोराइड ZnCl2 और बेरियम सल्फेट BaSO4, ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। इधर बेरियम 1, उधर भी 1, इधर क्लोरीन 2, उधर भी 2, जिंक 1 जिंक 1, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन ही बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये आपके 5 प्रश्न थे जो आपको होमवर्क दिया गया था। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ये आपका पूरा प्रश्न हो गया। अब कहता है कि हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप कैसे अधिक ज्ञानप्रद बना सकते हैं या कैसे उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई रिएक्शन है तो उसमें हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डाल दें तो वो एकदम बढ़िया से हमको पता चल पाए कि इस रिएक्शन में ये चीज़ें हुई है। तो इसके लिए करना क्या रहता है कि अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पहले तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लिख दे कि C प्लस O2 CO2। यहाँ पे उष्मा निकल रहा है तो यहाँ पे उष्मा भी लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए। अब कहता है कि इसके भौतिक अवस्था को भी लिख दें, यानी भौतिक कौन सा कैसा है। तो आप जानते हैं कि कार्बन कैसा है, सॉलिड है, तो यहाँ पे लिख देंगे S, यहाँ पे क्या लिख देंगे S, सॉलिड हो गया। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो लिख देंगे G। CO2 क्या है, गैस है, तो लिख देंगे G। तो और इन्फॉर्मेटिव हो गया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, उत्पाद भी गैस बना है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा के परिवर्तन को भी दर्शाना है। ये एक प्रकार का उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में जो उष्मा का परिवर्तन होता है वो होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। तो ध्यान रखेंगे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला ये कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा का परिवर्तन ऋणात्मक होता है,
और उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा में परिवर्तन धनात्मक होता है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की कॉन्सेप्ट है, तो आप सीधे याद रखेंगे कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जब होगा तो वहाँ पे उष्मा में परिवर्तन ऋणात्मक होगा और उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा में परिवर्तन धनात्मक होगा। तो यहाँ पे चूँकि ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है तो उष्मा में परिवर्तन इसका क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहला क्या था कि उसके भौतिक अवस्था को दिखा दे, उसमें उष्मा में परिवर्तन दिखा दे और उसके कंडीशंस को दिखा दे। तो कंडीशंस क्या था कि कार्बन का कंडीशन ऑक्सीजन के साथ संयोग था। तो ये तो 3 चीज़ें इसमें ऐड कर दिए तो हमारे जो अभिक्रिया थी वो और भी इंफॉर्मेटिव बन गई। तो आप नोट करेंगे, इसे नोट करें। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, नोट करते रहेंगे और ये दोनों नोट के रूप में लिख लेंगे कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा का परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक होता है और उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा का परिवर्तन धनात्मक होता है। तो ये सारे चीज़ें आप नोट कर लेंगे। अगर नोट हो जाए तो अगले एग्जाम्पल पे बढ़ें और अगला एग्जाम्पल हमारा ये है पोटेशियम क्लोरेट KCl + O2 यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो अब सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण हमने लिखा, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर है क्या, कैसे ये हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये होता है हीट के देने पे, यानी जब इसके अंदर उष्मा देंगे, यानी कि ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया, हीट देना पड़ेगा इसके अंदर। तो हीट देंगे तो पोटेशियम क्लोरेट जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पोटेशियम 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो अगर इधर हम 3/2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन 2 से 2 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन हमको फ्रैक्शन चाहिए नहीं। तो फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से गुना करना पड़ेगा। टोटल में 2 से गुना कर दें तो आपका हो जाएगा क्या, 2KClO3 हीट दिए है तो हीट लिख देंगे, आपका आ जाएगा KCl + 3O2। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले क्या था कि ये है पहला कि अभिकारक उत्पादों के भौतिक अवस्था को लिखेंगे। तो अभिकारक का भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉलिड, क्या लिख देंगे, सॉलिड। फिर KCl भी क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड है। ये है गैस तो गैस लिख देंगे। तो भौतिक अवस्था को दिखा दिए। भौतिक अवस्था के बाद उसके उष्मा का परिवर्तन, तो उष्मा में परिवर्तन आपका जानते हैं क्या होगा, उष्मा शोषी के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ क्या लिख देंगे, ΔH = पॉजिटिव। और कंडीशंस तो हमने दे ही दिया कि उष्मा शोषी है। तो इस तरीके से हम अपने रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, अधिक लाभप्रद या ज्ञानप्रद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एग्जाम्पल के रूप में आप नोट कर लें। तीसरा आपका एग्जाम्पल ऐसे ये है CO + H2 CH3OH। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके को बैलेंस करना चाहते हैं। तो बैलेंस देखिए, कार्बन दोनों तरफ है, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन आपका नहीं बराबर है। हाइड्रोजन उधर 4 है, इधर 4 करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा बैलेंस आपका। अब कहता है कि इसके क्या लिखने हैं, तो देखिएगा रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इसके अवस्थाओं को लिखें, भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे किसका, अभिकारक और उत्पाद का। तो अभिकारक उत्पाद का जब आप लिखिएगा तो आप बताइए कि ये दोनों क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और ये अल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो ये अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, तो ये भी क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे L लिख देंगे। तो ये हो गया आपका भौतिक अवस्था। अब कहता है इसके कंडीशंस भी लिख दें। तो कंडीशंस इसका ये है कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। साथ ही साथ इसके अंदर उत्प्रेरक होता है ZnO + CrO3। तो ये सारे इनके कंडीशंस हैं अभिक्रिया करवाने के लिए। अब चूंकि ये 300 डिग्री सेल्सियस तापमान ले रहा है तो ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया,
और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा में परिवर्तन या ऊष्मा में परिवर्तन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये सारे चीज़ें हम लिख दिए, तो अब पता चल पा रहा है कि दो गैस थे जिसका रिएक्शन हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ये 300 एटमॉस्फेयर और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हुआ है। इसके अंदर एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट लगा है जिसका नाम है ZnO + CrO3। तो इस तरीके से आप अपने रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कर पाएंगे, अधिक लाभप्रद बना सकते हैं। क्या क्लियर है? तो नोट करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर।